नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। कोरोना की तीसरी लहर ने अपना आतंक दिखाना शुरू कर दिया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट दोनों लोगों को अपनी चंगुल में लेने लगे हैं। सिर्फ 24 घंटे में 1,17,000 से भी ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं। दुनिया भर में तीसरी लहर अपना खौफ फैला रहा है। लोग दहशत में हैं कि मौत का जो तांडव लोगों ने 2021 में देखा, वैसी विनाश लीला फिर ना देखनी पड़े। खूंखार ओमिक्रॉन अब जानलेवा हो गया है। ओमिक्रॉन अब तक कितने लोगों की जान ले चुका है और WHO ने इसे लेकर क्या नई वार्निंग दी है, इस रिपोर्ट में देखिए। नाइट कर्फ्यू भी इसे नहीं रोक पाया। न वीकेंड लॉकडाउन का पड़ा कोई असर। ओमिक्रॉन पसार रहा है पैर, उसे नहीं पड़ रहा कोई फर्क। WHO ने किया सचेत, ओमिक्रॉन है बहुत घातक। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अपना पूरा रंग दिखाने लगा है। दुनिया को ये अपनी जद में लेता जा रहा है। भारत में भी ये तेजी से पैर पसार रहा है। न इसे नाइट कर्फ्यू रोक पा रहा है और न वीकेंड लॉकडाउन। इस बीच ओमिक्रॉन के कारण भारत में दूसरी मौत ओडिशा में हो गई है। चिंता की बात है कि दोनों मरीजों की कोई विदेश की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। WHO के ताजा बयान ने भी चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। अब तक ये माना जा रहा था कि नया वेरिएंट पहले के वेरिएंट से कम जानलेवा है, लेकिन WHO ने अब कहा है कि ओमिक्रॉन को हल्के में लेने की भूल कोई न करे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्पष्ट किया है कि ओमिक्रॉन को हरगिज माइल्ड ना समझे, इसमें कत्लेआम मचाने की पूरी ताकत है। ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में लोगों की जान ले रहा है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यह कई देशों में डेल्टा वेरिएंट को तेजी से पछाड़ रहा है। मतलब ये कि ओमिक्रॉन तबाही का दूसरा नाम है और इसे नजरअंदाज करना मौत को खुली दावत देने जैसा ही है। इसलिए बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहें, वरना तबाही को कोई नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कोरोना अपडेट दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत में ओमिक्रॉन के कितने मामले? ओमिक्रॉन के 3007 मामले, 1199 ठीक हुए हैं। 2 मौतें हो चुकी हैं भारत में ओमिक्रॉन की वजह से। दूसरी मौत ओडिशा में हुई। भारत में 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के करीब 17,000 नए केस निकलकर सामने आए हैं। कोरोना के पॉजिटिविटी रेट 17% वहां पहुंच गई है। सत्येंद्र ये जानकारी दी। दिल्ली में रात 10 बजे से 56 घंटे तक का कर्फ्यू लग जाएगा। कोरोना को लेकर एम्स की तैयारी भी आपको बता रहे हैं। रूटीन भर्ती पर रोक है, गैर जरूरी सर्जरी भी बंद कर दी गई है। अब हरियाणा का कोरोना अपडेट देख लीजिए। पंचकुला शिक्षा सदन में 50 कोरोना पॉजिटिव। 250 कर्मचारियों के सैंपल लिए गए थे, 50 पॉजिटिव पाए गए। सेकेंड फ्लोर पर मिले सबसे ज्यादा 38 सदस्य पॉजिटिव। राज्य के गृह मंत्री दिलीप पाटिल के 4 स्टाफ पॉजिटिव। महाराष्ट्र में, झारखंड में फूटा कोरोना बम। एक दिन में 3704 नए केस मिले। यह बढ़ते आंकड़े आपकी और हमारी लापरवाही को भी गिनवा रहे हैं। ओडिशा में 10 जनवरी से 1 फरवरी तक के लिए स्कूल बंद। कपड़ों के स्टोर सरवाना में 30 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। चेन्नई में, मध्य प्रदेश में मास्क नहीं तो पेट्रोल डीजल ना दे पेट्रोल पंप पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कह दिया। इटली से आई फ्लाइट में दूसरे दिन भी कोरोना विस्फोट। दुनिया परेशान, सावधान हिंदुस्तान। क्यों बता रहे हैं? इस पूरे डिबेट के दरमियान आप समझेंगे। सबसे पहले पैनल से मिलवाते हैं।
डॉक्टर नेहा गुप्ता है हेल्थ एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है डॉक्टर नेहा। डॉक्टर अजय गुप्ता है पूर्व सचिव आईएमए हरियाणा। डॉक्टर अजय एक बार फिर स्वागत है। प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ रंजिता मेहता है। रंजिता जी बहुत स्वागत करती हूँ। खालिद चाल का स्टूडियो में मौजूद है प्रवक्ता कांग्रेस। खालिद जी बहुत स्वागत है। प्रवक्ता जेजेपी के तौर पर हमारे साथ विवेक चौधरी जी हैं। विवेक जी बहुत स्वागत है। एक एक करके सभी के पास आ जाऊंगी। शुरुआत हम कर लेते हैं डॉक्टर अजय गुप्ता आपसे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ओमिक्रॉन को लेकर जो ये कह दिया है कि बार बार माइल्ड मत कीजिए, मत कहिए और इसे बहुत ज्यादा हल्के में मत लीजिए, ये ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है और तीसरी लहर में एक अलग ही विनाश लीला लिखने का दम रखता है। देखिए, WHO का अपना जो कहना है, जो बयान आया है WHO चीफ का, ये उन्होंने सुझाव दिया है और सुझाव भी क्या, उन्होंने एक तरह की चेतावनी दी है। जिस तरह से ओमिक्रॉन फैला है पूरे दुनिया के अंदर, इस टाइम सबसे ज्यादा केसेस जो आप देख रहे हैं वो यूके में है, उसके बाद यूएस में है, जर्मनी में है। इतने ज्यादा केसेस फैल चुके हैं और अब थोड़े डेटा ये भी आ रहा है कि जैसे जैसे इनका ओमिक्रॉन का एक्सपोनेंशियल राइज है, वैसे जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो भी यूके और यूएस में काफी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ओमिक्रॉन का पैटर्न अब समझ में आ रहा है दूसरी कंट्रीज में, उसी पैटर्न को देखकर ही WHO ने कहा है कि इसको जरूर, जो उनके बयान में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको नोट करनी चाहिए, उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि ये माइल्ड डिजीज हो सकती है जो वैक्सीनेटेड, जिन्होंने वैक्सीन लगा रखी है, लेकिन जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगा रखी उनके लिए घातक भी साबित हो सकती है। हॉस्पिटलाइजेशन थोड़े बढ़ चुके हैं विदेशों में, हालांकि भारत में ऐसी स्थिति नहीं आई है। तो पूरी अगर आप डेटा देखेंगे यूरोप का, यूएस का, मिडिल ईस्ट का, हर जगह का देखेंगे तो WHO ने एक चेतावनी दी है कि कंट्रीज जो इसको हल्के में ले रही है वो उसको हल्के में ना ले, क्योंकि वायरस है। देखिए, वायरस का जो जीनोम होता है, म्यूटेशन होता है, वी नेवर नो, हमको नहीं पता चलता वो किस हिसाब से म्यूटेट कर जाए। ठीक है। डेल्टा वेव में भी आपने शुरू में अगर देखा होगा तो शुरू के इनिशियल मंथ्स में वो उतना घातक नहीं था, जबकि वो मार्च, अप्रैल और मई के अंदर उसकी म्यूटेशन में उसका इतना ज्यादा घातक रूप सामने आया था, उसका मल्टीप्लीकेशन ही लंग्स में हुआ था, जिसके कारण लोगों का ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम होने लग गया था। तो WHO की अपनी राय बिल्कुल सही है और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर हम ये समझते हैं कि अब आप देख लीजिए 3000 केसेस में 2 मौत हुई हैं, और अब आंकड़े कुछ भी बोले, आंकड़े हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हमको अपनी तरफ से सतर्क रहना है। बिल्कुल आपके चैनल ने आपने बिल्कुल सही बताया है, लोगों ने मास्क पहनना बिल्कुल छोड़ दिया है, सोशल डिस्टेंस और जो 2 मौतें हुई हैं ओमिक्रॉन की वजह से, का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। ओमिक्रॉन की वजह से जो 2 मौतें हुई हैं, जैसे अभी दूसरी मौत उड़ीसा में हुई है, इन दोनों ही शख्सियतों का कोई विदेश से ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। ये चिंता का विषय हो सकता है। देखिए, ऐसा है, कहीं ना कहीं तो बिल्कुल चिंता का विषय हो सकता है और सावधानी बिल्कुल हमको बरतनी चाहिए। चिंता का विषय है एल्डरली के अंदर, और स्पेशली जो लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगा रखी, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको कैंसर है, डायबिटीज है, एल्डरली जिनको हाइपरटेंशन है, देखिए उनको तो बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये वायरस उनके अंदर काफी सुदृढ़ रूप से ये जिसको क्या कहते हैं कि अपना जो रूप है वो घातक रूप से बीमारी कर सकता है। तो हमको कुल मिला के अभी थर्ड वेव जैसे शुरू हुई है, हिंदुस्तान में जो केसेस 3000 हैं, अभी भी ऐसी स्थिति है कि इसको हम काबू कर सकते हैं। थोड़ा अपने आप को हमको संयम बरतना पड़ेगा। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हमको लोगों को जरूर अपील करनी चाहिए कि हम ही इस वायरस को अपने लेवल पे रोक सकते हैं, अपने शहर में, अपने घर में, अपने डिस्ट्रिक्ट में हम रोक सकते हैं, अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। करनी होंगी, लेकिन सरकारी तौर पर, प्रशासनिक तौर पर क्या इंतजाम किए गए हैं, हम कितने तैयार हैं इस नए भयावह ओमिक्रॉन को झेलने के लिए? क्योंकि कोरोना के मामले भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ रहे हैं। रंजिता जी, कितने तैयार हैं हम? प्रकार की बात करती हूँ, निश्चित तौर पे पूरी तरीके से हम तैयार हैं।
हमें इस बार 2 बार की लहर का एक्सपीरियंस है और जिस तरीके से हमने पहली बार और दूसरी बार संभाला है, निश्चित तौर पे इस बार का जो सहारा है वो सबसे बड़ी चीज है कि वैक्सीनेशन। अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करती हूँ तो हमारे ऑलरेडी 3.61 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिसमें से पहली डोज और दूसरी डोज की बात करूं तो 2 करोड़ 10 लाख लोगों को पहली डोज और 1.5 करोड़ लोगों को सेकेंड डोज लग चुकी है, जो कि बहुत ही संतोषजनक फिगर है अगर मैं बात करती हूँ वैक्सीनेशन की। और दूसरी तरफ जहां तक बात है टेस्टिंग की, वो भी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। ऑलरेडी 40,000 लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनको पता चल चुका है कि उनको मतलब कोई भी सिम्टम्स नहीं है। और अगर टोटल टेस्टिंग की बात करूं, राष्ट्रीय औसत की बात करूं, तो वो 883 प्रतिदिन प्रति मिलियन है, जबकि हरियाणा 984 लोगों को प्रतिदिन टेस्ट कर रहा है, जो फिर से एक बहुत ही एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी हरियाणा सरकार ने बहुत ही तीव्रता के ऊपर इसके ऊपर सोचकर काम किया है। अगर मैं टोटल आंकड़े आपको बताना चाहती हूँ कि अब तक 1,42,23,317 टेस्ट किए गए, जिसमें से 7,72,197 लोग पॉजिटिव पाए गए थे और 7,61,903 लोग उससे ठीक हो चुके हैं। और टोटल मृत्यु की दर पर पहली और दूसरी लहर मिला के करूँ तो टोटल 10,000 लोगों की मृत्यु जो है वो हरियाणा के अंदर हुई। और अगर मैं तैयारियों की बात करती हूँ, आज हेल्थ केयर सेंटर किस तरीके से हमने तैयार किए हैं आगे इस महामारी को निपटने के लिए, उसके अंदर टोटल 1,097 केयर सेंटर जो है वो हमने तैयार किए हैं, जिसमें 69 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हमने इसी बीमारी के लिए तैयार किए हैं। 588 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर तैयार हुए हैं। 59,932 आइसोलेशन बेड हमने तैयार किए हैं। 53,067 बच्चों के आइसोलेशन बेड जो है वो हमने तैयार किए हैं। और इसके अलावा तकरीबन 6,000 के करीब हमारे आईसीयू बेड जो है वो बिल्कुल तैयार है और 2140 बेड आईसीयू से हमारे बच्चों के लिए ऑलरेडी हम तैयार कर चुके हैं। इसके अलावा अगर वेंटिलेटर की बात करती हूँ तो 2385 वेंटिलेटर इमीडिएटली हमारे पास तैयार है और 719 बेड जो है वेंटिलेटर के लिए बच्चों के लिए हमारे पास तैयार है। इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 10,000 से अधिक ऑक्सीजन वाले बेड हमने ऑलरेडी तैयार कर दिए हैं और उसमें से 650 बेड जो है वो आईसीयू बेड हैं, जो कि इंटेंसिव केयर के लिए हमारे पास ऑलरेडी रेडी है। इसी तरीके से पीएसए संयंत्र सेंटर की बात करते हैं तो 75 ऑलरेडी स्थापित कर दिए गए हैं, जिसमें से 40 को पीएम केयर फंड से तैयार किया गया है और 35 को सीएसआर फंड के द्वारा तैयार किया गया है। और ऑलरेडी इसमें से 75 में से 72 जो है ऑलरेडी वर्किंग कंडीशंस में है। और इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसके अंदर भी हमने 54 पीएसए तैयार किए हैं। इस तरीके से मैं अलग अलग आपको जानकारी दे सकती हूँ कि बिल्कुल निश्चित रहिए तौर पर आप संतुष्ट रहिए, हमारी सरकार की पूरी तैयारी है। और कोविड ड्राइव के दौरान हमने एक एक घर में नवंबर 2021 तक एक एक घर में जाके दस्तक दी है, ये पूछने के लिए कि माता जी आपका टीकाकरण हो चुका है, अरे बहन आपका टीकाकरण हो चुका है, भाई आपका टीकाकरण हो चुका है। और जो लोगों ने नहीं लगवाया थी सेकेंड डोज या जो लोग नहीं अवेयर थे उनको हमने काम किया है कि वो जाकर अपना टीकाकरण पूरा करवाए। और 19 दिसंबर 2021 तक अगर मैं आंकड़ा आपको बताऊं तो 3,11,86,292 लोगों को पहली खुराक दी जा चुकी है और 1,91,10,472 लोगों को सेकेंड डोज दी जा चुकी है। तो बहुत ही संतुष्टजनक फिगर्स हमारे पास हैं और निश्चित तौर पे मनोहर लाल जी जिस तरीके से दूरंदेशी सोच रखते हैं, सभी डीसीज को हिदायत दे दी गई है कि बिल्कुल सख्ती बरते, जो प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं करते, जो मास्क नहीं लगाते, उनके बकायदा चालान किए जाए और वैक्सीनेशन की ड्राइव को और भी तीव्र गति से चलाया जाए। ये हमारी सरकार की मंशा है। ठीक है खाले जी, सरकार की इन तैयारियों का जिसका जिक्र रंजीता जी कर रही हैं, इन तैयारियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि दूसरी लहर से सबक सीखा है सरकार ने। देखिए अभी बीजेपी की प्रवक्ता जो है ना बड़े अच्छे ये कागजी आंकड़े बता रही थी। कागजी आंकड़ों में और धरातल के काम पर हरियाणा ने पीछे देखा, हिंदुस्तान ने पीछे देखा। जब पहली और दूसरी लहर रही हरियाणा में तो क्या अव्यवस्थाएं थी, क्या अफरा तफरी थी, इस तरह के माहौल था कि एक बार ऐसा हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिला नुहू में जाते हैं, नुहू से जाते हैं मेडिकल कॉलेज में विजिट के लिए, शाम को वहां से वेंटिलेटर उठा के रेवाड़ी भेज दिए जाते हैं। तो बाद में इसका प्रशासन से पता किया जाता तो वो बताता है प्रशासन कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश दे गए कि यहां के वेंटिलेटर उठा के आप रेवाड़ी भेज दीजिए। ये इस तरह की पिछली बार इनकी अवस्थाएं रही। दोनों लहरों में हमने क्या देखा, रुकिए दोनों पिछली लहरों में क्या देखा हमने देखा
कि जिनको ऑक्सीजन चाहिए था उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, जिनको इंजेक्शन चाहिए था उनको इंजेक्शन नहीं मिला। उससे पहले गंभीर आरोप ही था एक तरीके से सीएम वाली बात। हाँ, वो उस पर आधार क्या है सर? नहीं, आधार ये है, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जवाब देना चाहती हूँ। आधार नहीं है। जवाब के लिए सुनो, आधार बता देता हूं। सुनिए, सुनिए, वो बिना आधार वाली बात नहीं है। उस पे जब वो वहां से वेंटिलेटर उठाए गए डीएम और एसपी की देखरेख में, तो वहां एक बवाल हुआ वहां के लोकल लोगों और पुलिस के बीच में। वहां पे 50 लोगों पे 307 के मुकदमे दर्ज हुए। वो ऐसे छुपी हुई चीज नहीं है, अब वो कागजों में नहीं आई है। वहां पे 50 लोगों पे उसको सरकारी कार्य में बाधा डाल, कागजों में नहीं आई होगी। क्यों? उठाया, बाकायदा आदेश था, माननीय मुख्यमंत्री डीएम ने आदेश दिया था कि यहां से इसका जवाब लूंगे आगे। 3 वेंटिलेटर उठा के आप रेवाड़ी भेजेंगे। तो ये तैयारियां थी। हमने गुड़गांव में देखा, हमने गुड़गांव में देखा। रिएक्शन नहीं लेती हूँ मैं। 1 मिनट रुक जाइए। एक लाइन। वैसे तो पूरी डिबेट 1 घंटा, देखो वैसे तो बड़ा जवाब देंगी तो मैं आ जाऊंगी वापस। चलिए बड़ा जवाब देंगी तो मैं रोक दूंगी। हाँ, पूछिए जल्दी से, क्विक रिएक्शन मैम। देखिए, आप विरोधता की हद देखिए विपक्ष की, कि इस समय जहां पर सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, इस समय जहां पर भाजपा का एमएलए है वहां की तो फर्स्ट डोज की रेशो 107% है, और जहां पर ये नूह की बात कर रहे हैं, जहां पे कांग्रेस का विधायक है, 32% लोगों ने सिर्फ सेकंड डोज लगाई है। शर्म आनी चाहिए। वेंटिलेटर वाली बात पे मुझे लगा आप बोलेंगी रंजीता जी। ये जो आंकड़े हैं ना आपके पास, इनको रखिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, बोलिए। बताती है ठीक है रंजीता जी, आ जाओ मैडम, आ जाओ। रुक जाइए। ये कागज के आंकड़े अपने पास रखिए। तो मैं कहने ये चाह रहा था कि सरकार की तैयारियां क्या है। तैयारियां इस तरह से हमने देखी पिछली बार, उसी के साथ हमने एक तैयारी और भी देखी। आप बताइए कि नूह का विधायक कौन है, आप बताइए कि उस पूरे एरिया में किसकी एमएलए जो सरकार है। आप जिस तरीके से बात करते हैं, आप अपने विधायकों को ये जिताने की बजाय बोलने दीजिए उनको, प्लीज आप बोलने दीजिए। रंजीता जी अपनी बारी में बोलिए। डॉक्टर नेहा गुप्ता और विवेक चौधरी भी इंतजार कर रहे हैं। रुक जाइए प्लीज। आपकी जो ये इनका जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। मैं आपके व्यवहार से वाकिफ हूं, क्योंकि सारी डिबेट की ऐसी तैसी हो जाएगी। नहीं, ये लगातार बोलती रहेंगी। बोलिए। सेंस तो है नहीं ना इनमें, संयम है ना, सेंस। आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं कहना यह चाह रहा था कि हमने देखो मैंने नूह का आपको बताया, फिर आपको मैं गुड़गांव का उदाहरण देता हूं। मैंने एक दिन पहले भी दिया था कि नए स्टेडियम में एक कोरोना हॉस्पिटल का, इमरजेंसी हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, और शाम को मैंने आपके न्यूज चैनल पे देखा, दूसरे चैनल में देखा, उस हॉस्पिटल की हालत क्या कर दी गई थी। उसमें बिल्लियां कूद रही थी, उसमें बंदर कूद रहे थे। ये चीजें मीडिया के दिखाई हुई हैं। आप छोड़ दीजिए ना, नहीं हो रहा है, प्लीज इस चीज को समझिए। आप छोड़िए ना, आपको नहीं पता है कुछ भी, आपको कुछ नहीं पता है। अपने घर के आसपास की बात रखिए। पूछे जाएंगे आपसे सवाल हो सकता है। आपको नहीं पता है ना, आपको जानकारी नहीं है इसकी। आपकी इसकी जानकारी नहीं होता है। अब बारी से नहीं, प्लीज बारी इनको जानकारी। अब हमारे सामने चैलेंज क्या है अनामिका, लोग नहीं बैठे यहाँ पर, हमारे सामने चैलेंज क्या है अनामिका जी। जैसे हम देख रहे हैं कि दिल्ली में एक रेशियो बहुत बड़ा आ रहा है, और दिल्ली से सबसे ज्यादा कनेक्टेड मैं समझता हूं सबसे ज्यादा हरियाणा की, उसके बाद यूपी की। ठीक है, 2 स्टेटों की। इसमें सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। सरकार, देखो मैं तो ये कहता हूं कि मैं तो आपको हरियाणा न्यूज को इसके लिए बधाई देता हूं कि आप मुद्दों पे बात कर रहे हैं। अन्यथा हम पिछले 6-7 दिनों से तो क्या देख रहे हैं न्यूज चैनल्स पे, हम क्या देख रहे हैं, पंजाब को न्यूज चैनल पाकिस्तान को पंजाब से बेहतर बता रहे हैं। ये देखना नहीं चाहता है देश देखना चाहता है कि इस देश के मुद्दों पे कितनी बात होती है। माननीय प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री किसी एक राज्य के एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। मैं उस पर तो मेरा कहने का सेंस ये है कि अब मीडिया को बात इस पे करनी चाहिए कि हमको इस समय आवश्यकता क्या है। तैयारियां कागजों में है आपकी, अच्छी बात है, लेकिन आपको जमीन पे तैयारियां करनी पड़ेंगी। वैक्सीन का आप जो काम बता रहे हैं, वैक्सीन का आंकड़ा जो है अभी तक, अगर आपने बताया शुरू में न्यूज आपने बताया, आपने चालू किया कि वहां पे पंचकुला में सरकारी कर्मचारी इतने बड़ी संख्या में वो पाए जाते हैं कोरोना पॉजिटिव, तो क्या मतलब समझे इस काम का कि आपने उनको समय पे, आप सरकारी कर्मचारियों को समय पे वैक्सीन नहीं दे पाए और आंकड़े पेश करते हैं कागजों के। तो मैं समझता हूं सरकार जितने अच्छे से आंकड़े पेश करती है और करती रही है, उन आंकड़ों से अलग हटके धरातल पे कुछ काम करने की जरूरत है, उसको बहुत गंभीरता से करने की जरूरत है। जिस तरह से
ऐसे विषयों पर, ऐसी महामारियों पर पीछे होता रहा है और दूसरे देश कर रहे हैं। वो सुझाव दीजिए ना, कहाँ कमी नजर आ रही है वो बोलिए। कमी क्या, देखिए आप जो बेड्स की संख्या, वेंटिलेटर की संख्या, आईसीयू बेड्स की संख्या, डॉक्टर्स की संख्या गिना रही है। बात कीजिए। डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन जो थी, डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइन थी, उस पर हम कहीं भी खड़े नहीं उतरते थे। डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन थी कि इतने व्यक्तियों के लिए इतने बेड रिजर्व होने चाहिए, हम उस पर खड़े नहीं उतरते हैं। डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन ये थी कि इतने हॉस्पिटल हमारे पे रिजर्व होने चाहिए, उसमें हम खड़े नहीं उतरे। तो फिर ये तैयारियां क्या हैं? आंकड़े नहीं चलेंगे। आपको अगर प्रॉपर लगता है कि आपको इस महामारी से लड़ना है तो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस को फॉलो करके उनसे और फॉरवर्ड रहना पड़ेगा, तब हम समझेंगे तैयारियां हैं। ये तैयारी नहीं है कि हमने इतने इंजेक्शन लगा दिए, इतनी वैक्सीन आप उस तरह से तैयारी करिए कि आप जो इस डब्ल्यूएचओ आपको गाइडलाइन दे रहा है उसको फॉलो करिए, उससे कुछ आगे रहिए एक कदम, तब तो हम समझेंगे कि आप तैयारियां कर रहे हैं। अन्यथा हम ये समझते हैं कि कागजी आंकड़े हैं, आप पेश करते रहिए, इससे कुछ नहीं होगा। ये कागजी आंकड़ों से प्रदेश को खुश होने वाले नहीं है। आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। विवेक चौधरी। अनामिका जी, मुझे बहुत ही शर्म आती है, मैं खालिद जी को लास्ट देखते हुए इसी चैनल के ऊपर, जब आप इसी चैनल पे इसी मुद्दे के ऊपर लास्ट डिबेट में हम दोनों ही करते थे, मैंने इनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि ये टाइम विरोध करने का नहीं, अगर आपको कोई कमी लगती है आप बताइए, आप आगे बढ़ के आइए और सरकार का साथ दीजिए। ये टाइम सबको साथ मिलके चलने का है, होना भी चाहिए। और जहाँ तक कि मैं इनकी बातें सुनता हूँ और जिस तरह की ये बातें, इनका कसूर नहीं है अनामिका जी, इनके लीडर भी ऐसी बातें करते हैं। कभी ये कहते हैं मारुति हरियाणा की चली गई, कभी कहते हैं आलू इतना बड़ा हो जाएगा, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं गन्ना उगाने की जरूरत क्या है, गुड़ी सीधा उगा लीजिए। ये वो लोग हैं इस पार्टी से संबंध रखते। फैक्ट्स की बात, जैसे रंजीता जी ने फैक्ट्स बहुत अच्छे से बताए, इनको फैक्ट्स नाम के तो शब्द ही नहीं पता है, इनको पता ही नहीं। ये कहते हैं डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन, आप बताइए तो क्या गाइडलाइन है, इतने बेड चाहिए, इतने नहीं चाहिए, इतने चाहिए। अरे जनाब बताइए तो सही, कितने बेड चाहिए, कितने हॉस्पिटल चाहिए। अगर आपको कोई कमी लग रही है आप बताइए, बताने का काम कीजिए, यहाँ पे भाषणबाजी ना दीजिए। आज जो समय है, आप कह रहे हैं कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को पंचकूला में कोरोना हो गया, सरकार ने करवा दिया। क्या दीपेंद्र हुड्डा जी को भी सरकार ने कोरोना करा दिया? दीपेंद्र हुड्डा जी को कोरोना कैसे हो गया? आप उसका जवाब नहीं दे सकते। राहुल गांधी के रिश्तेदारों को कोरोना कैसे हो गया? उसका जवाब आपके पास नहीं है। आज सभी को मास्क लगाने की जरूरत है, उचित दूरी बनाने की जरूरत है और सरकार का सहयोग करने की जरूरत है। सरकार में कौन है? आज हम है, कल आप थे। आज कहीं ना कहीं आज सबको मिलके एक साथ एकजुट होकर इस बीमारी से लड़ना चाहिए, ना कि कमियां, आपने ऐसे कर दिया, हमने ऐसे कर दिया। जनाब वो टाइम बाद में आएगा, इलेक्शन में ये बातें कीजिए। आज बीमारी है, इस बीमारी से मिलके लड़िए, लोगों को एक मैसेज दीजिए कि हम आपके साथ हैं। लोग सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं है। आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, आप आज कहीं ना कहीं जो असली मुद्दे हैं उनसे भटक चुके हैं। आज जो असली जरूरतें हैं, असली ग्राउंड पे काम चल रहा है, उसकी आपकी खासियत नहीं दिख रही। आज आपको इसमें कमियां दिख रही है। किस तरह से आज पूरे प्रदेश और देश के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, उसको आप भूल चुके हैं। किस तरह से आज लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उस चीजों को आप देखना ही नहीं चाहते। आज जो असलियत है उसके ऊपर आइए। और मैं आपको दोबारा एक निवेदन करूंगा कि आप इस समय पे राजनीति मत कीजिए। अगर कुछ करना है तो जनता के साथ आइए, सरकार के साथ आइए। ये टाइम किसी पार्टी का, किसी राजनीतिक दल का अपना राजनीति करने का नहीं है। ये टाइम है जनता की सेवा करने का, जनता के लिए आप आगे आइए। चलिए ठीक है, हमने सरकार को भी सुना, विपक्ष को भी सुना, हमने डॉक्टर अजय को भी सुना जो बता रहे थे, लोगों को भी गाइड कर रहे थे, सरकार की तैयारियों का भी वो जिक्र कर रहे थे। जो माहौल बना है इस वक्त थर्ड राउंड को लेकर, तीसरी वेव को लेकर, सरकार की तैयारियां, लोगों की सावधानी और लापरवाही को लेकर क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा गुप्ता, सीनियर इन्फेक्शियस डिजीजेस फिजिशियन, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव। और अभी हमने आप डॉक्टर अजय गुप्ता और बाकी लोगों का भी ओपिनियन सुना है थर्ड वेव को लेकर। तो ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट के बारे में जो बोला जा रहा है कि हाँ ये माइल्ड है एंड इसमें हॉस्पिटलाइजेशन या सीवियरिटी भी कम हो रही है, ये बेस्ड ऑन यूएस, यूके एज वेल एज जो साउथ अफ्रीका का डेटा है उसके अनुसार है। ये बात सही है कि इसमें डेफिनेटली सीवियरिटी कम है
और इसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन भी कम है। यूजली ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही कराता है, जो यूजली माइल्ड सोर थ्रोट एक्सेट्रा हो, ज्यादातर इसके कॉमन लक्षण है। बट इस एक जो डिफरेंस है फ्रॉम डेल्टा वेरिएंट ये भी है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द डेल्टा वेरिएंट। इंक्यूबेशन पीरियड जो अभी तक माना जा रहा है कि हो सकता है ये अराउंड 5 to 7 days का रहे। तो इसका ये मतलब है कि बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा केसेस आएंगे एंड ये एक्सपेक्टेड है कि ड्यूरिंग जनवरी या फरवरी हमारी वेव आएगी, जो अभी की हमें कुछ जगहों पे देखने को भी मिल रही है। दिल्ली में अभी थर्ड वेव एक्सप्लोजन की तरह हो रही है। तो बहुत कम समय में बहुत सारे लोग संक्रमित होंगे और उसमें ऑल्दो इसकी मोर्टेलिटी या फिर हॉस्पिटलाइजेशन कम है, फिर भी क्योंकि इतने सारे लोग संक्रमित होंगे तो ज्यादातर चांसेस है कि एब्सोल्यूट नंबर्स में लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ेगी। और अभी हम जैसा कि देख भी रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में लोगों को अब एडमिशन लेना पड़ रहा है, नंबर्स इंक्रीज हो गए हैं कोविड-19 पेशेंट्स के। तो ऐसे में हम सभी को जैसा कि बताया कि हाँ सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। लॉकडाउन बताया ही जा चुका है, तो यही एक मतलब ये बहुत ही एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम कर्व को फ्लैट कर सकते हैं। और इसके अलावा लॉकडाउन एकमात्र तरीका है वैक्सीनेशन ड्राइव को और ज्यादा तेज कर देना, ये तरीका नहीं है क्या? या नाइट कर्फ्यू, मिनी लॉकडाउन, हम इससे भी रोक सकते हैं क्योंकि जान भी बचानी है, रोजगार भी बचाना है। डॉक्टर नेहा बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही है मैडम, मैं वही बोलने वाली थी कि सबसे इम्पोर्टेंट है वैक्सीनेशन, क्योंकि जो भी देखा सबसे इम्पोर्टेंट यही है। हम लॉकडाउन नहीं कर सकते, कितना लॉकडाउन करेंगे? जैसा कि आप बोल रहे हैं सबको अपनी रोजी रोटी कमानी है, बिना उसके हम कैसे? ठीक है। और WHO ने जो नई गाइडलाइंस दी है, जो नई बात कही है वो ये है कि माइल्ड समझने की भूल ना करें। अभी ये माइल्ड है, इतना ज्यादा परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन ये कब खुद को म्यूटेंट करेगा और कितना मजबूत हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। हो सकता है जब पीक पर जाए आंकड़े उस वक्त ये ज्यादा तेजी के साथ अपना भयावह रूप दिखाए और तांडव मचाए। भारत के लिहाज से इस चेतावनी को एक वार्निंग अलार्म के तौर पर देखते हैं क्या आप? बिल्कुल, मैं ये भी कहना चाहूंगी क्योंकि अभी रिसेंटली ही मेरे पास एक मेरी रिलेटिव का ही फोन आया कि उनकी बेटी को कोविड-19 हुआ है और उसके बाद में वो अनकॉन्शियस हो गई। तो ये एक अलग सा ही प्रेजेंटेशन है। और जब बहुत सारे लोग संक्रमित होंगे तब कोई ना कोई हमें एटिपिकल प्रेजेंटेशन भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऑफकोर्स वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन एंड मास्क। आपने अपनी भूमिका में बताया आप फोर्टिस से हैं, आप फोर्टिस गुरुग्राम की बात कर रही थी। किस तरह की तैयारियां हैं निपटने के लिए? पहले से कहीं ज्यादा आप गुरुग्राम के दूसरे अस्पतालों को भी तैयार देख रही हैं क्या? रंजिता मेहता जी ने जिस तरह से बेड्स की संख्या, आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, आप बेहतर जान पा रही होंगी कि किस तरह का सिनेरियो जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के भीतर बना है, पता ही होगा आपको। कुछ बताइए, और भी कहीं अगर कोई कमी है, खामी है, रख सकते हैं आप लोग अपनी सरकार से, वो बताइए। देखिए, जैसे ही ये पता चला है कि कोविड के केसेस अब इंक्रीज हो रहे हैं तो तुरंत ही सारे हॉस्पिटल्स और इनफैक्ट हमारे मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी गाइडलाइंस आए कि हाँ आपको बेड प्रिपेयर करने सभी लोगों तो अवेलेबिलिटी ऑफ बेड एंड स्टाफ प्रिपरेशन फॉर ऑक्सीजन एज वेल एज फॉर द अदर मेडिकेशन, वो सब लोग जिस तरीके से मतलब अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि कहीं से कोई कमी ना रह जाए। ठीक है डॉक्टर अजय, लास्ट टाइम जब डिबेट में आप और हम बैठे थे इसी मसले को लेकर, आपने पीपीई किट का भी जिक्र किया था जहां तक मुझे याद है। कोई सोल्यूशन मिला क्या डॉक्टर अजय? डॉक्टर अजय आ जाऊंगी, डॉक्टर ने बाद में। हाँ जी, पीपीई किट को लेकर आपने अपनी बात रखी थी, सरकार के सामने सुझाव पेश किया था, कोई सोल्यूशन मिला? हाँ, देखिए ऐसा है, पीपी किट जब हमारी फर्स्ट वेव आई थी 2020 में, इनिशियली जब हमने कोरोना से लड़ना सीख रहे थे, उस टाइम पीपी किट, मास्क
ग्लव्स, ये जो रूटीन जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, इनके लिए भी उस टाइम में ये बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया था कि पीपी किट्स मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो हमने अगर देखा जाए तो ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है हमारा, कोरोना ने हमको सिखाया है कि धीरे धीरे हमको अपना जो हेल्थ सिस्टम है कैसा मजबूत करना है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालना होगा, बजट इंक्रीज करना होगा। बहुत सारे सरकार ने स्टेप्स भी लिए हैं, सरकार को सीख बहुत मिली है, कोरोना ने ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ सिखाया है, सरकार ने उस पर काम भी किया है। दूसरी देखो, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको आज ये हाईलाइट करना चाहता हूं, सेकेंड वेव में चाहे जो भी हो इतनी महामारी का एक्सपेक्टेशन नहीं था हिंदुस्तान के अंदर। सरकार तो क्या, ऑपोजिशन तो क्या, किसी भी डॉक्टर ने, किसी भी आम नागरिक ने भी नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो जाएगी, इतनी ज्यादा बेड की किल्लत हो जाएगी, अंदाजा ही नहीं था कि जिसका हम गणना भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सरकार को क्या लगा कि हमारे पास इसका पुख्ता ट्रीटमेंट नहीं है, हम सिर्फ इससे बच सकते हैं। और बच कैसे सकते हैं? अगर आप वैक्सीनेशन का ड्राइव खोलते हैं, वैक्सीनेशन कोई प्रूफ नहीं है, कोई फुल प्रूफ नहीं है कि आपको कोविड नहीं होगा, लेकिन वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ी ढाल है कि अगर आपको वैक्सीनेशन के बावजूद भी कोविड होता है तो वो माइल्ड होगा, आपको जानलेवा नहीं होगा। तो सरकार ने मई से लेकर दिसंबर तक अपना वैक्सीनेशन, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, अभियान बहुत तेज किया। आज हिंदुस्तान वैक्सीनेशन के मामले में दूसरे नंबर पे है चाइना के बाद। तो एफर्ट्स जरूर सरकार ने किए हैं। साथ ही साथ मेरा सुझाव यह है कि आप, जैसे आपने बताया था कि आप डॉक्टर नेहा से पूछ रही थी कि आपको क्या लगता है कि बाकी हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल्स है उनकी स्थिति क्या है। देखिए, हमको जो बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया था, उन्होंने बेड्स गिनवाए थे, बहुत अच्छी बात है। अगर रियलिस्टिक में जो वो डेटा शेयर कर रही है, अगर इतने हमारे पास बेड्स हैं, इतने आईसीयू की फैसिलिटी है हमारे पास, तो ये काबिले तारीफ है। लेकिन साथ ही साथ हमारे जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उनको धीरे धीरे हमको अपग्रेड करना है, हमको एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में तब्दील करना है, जहां पर आपके पास आईसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक और ऐसी फैसिलिटी हो कि आप क्रिटिकल पेशेंट्स को डील कर पाएं। तो समय के साथ कोरोना हमको सिखा रहा है कि हमको अपना हेल्थ सिस्टम कैसे सुदृढ़ करना है। और दूसरी बात यह है, ये जो समय है ये कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का है, डिस्ट्रक्टिव का नहीं है। साथ मिलकर काम करना है। ऑपोजिशन का काम है जहां उनको लगता है, जिस क्षेत्र में उनको लगता है कि सरकार से छूट हुई है या काम की जरूरत है, तो वहां उनको जरूर टोकना चाहिए और सुझाव के द्वारा। ये भी तो कह रहे हैं ना कि जहां जरूरत है वहां पे बोलना पड़ेगा। कमी पेशी रह गई है, एक डॉक्टर ये कह रहा है इस बात को कि जहां पे जरूरत है वहां पे बोलना पड़ेगा। जहां कमी पेशी रह गई है वो बोलना अधिकार है और बोलना हमारी जिम्मेवारी है, बोलेंगे। याद दिलाना वहाँ आपके सुझाव और साथ की बात कह रहे हैं। खाली जी मुझे लगता है कि महामारी पर नहीं, सुनिए, महामारी पर नहीं, सुनिए, महामारी पर आपको और हमें साथ मिलकर चलना है। केवल विरोध करने के लिए नहीं, आपकी बारी नहीं आई है, विरोध चाहिए ना। नहीं, मैं एकदम लाइन से आ रही हूँ सबके पास। केवल विरोध करने के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, सवाल करना आपको और मेरा दोनों का हक है। सवाल पूछेंगे और सवाल सरकार से ही पूछी जाएगी, लेकिन अगर महामारी की बात आती है तो हमें साथ में चलना होगा, हमें कदम मिलाकर चलना होगा। मैं आऊंगी, नहीं आप जवाब रेडी रखिए। पहले रंजिता जी की बारी। रंजिता जी सबको जवाब दे दीजिए। डॉक्टर अजय के बजट वाली बात पर भी बोलिएगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो अजय जी ने बजट की बात की है, तो कोरोना के दौरान भी हरियाणा सरकार के द्वारा 600 करोड़ से ज्यादा का लाभ जो है वो आम जनता को पहुंचाया गया है। आप देखिए कि जो पिछली बार जो लहर आई उसके बाद 30% ऐसे पेशेंट्स थे जो पड़ोसी राज्यों से हमारे राज्य में आकर एडमिशन जिन्होंने ली थी। हमने वो अतिरिक्त बोझ भी अपने कंधों पर सहा और बखूबी उनकी ट्रीटमेंट करके उनको ठीक ठाक कर उनको अपने घरों पर भेजा, क्योंकि जो एनसीआर का इलाका है वो चारों जगह से अलग अलग स्टेट से घिरा हुआ है। तो सभी लोगों को जब अपने स्टेट में बेड नहीं मिल रहे थे तो सबकी प्रेफरेंस यही थी कि हम हरियाणा में आकर बेड लें। मनोहर सरकार ने यही दुरंतर सोच करते हुए जिस तरीके से उस समय फटाफट पानीपत और हिसार के अंदर 500 बेड के ऑक्सीजन बेड उसी समय हॉस्पिटल बनाए, ये काबिले तारीफ है। और ऑक्सीजन प्लांट हमारे हरियाणा के अंदर ही ऑक्सीजन पैदा करें, इसके लिए भरपूर कोशिश करके वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट भी खड़े किए गए
और जल्दी ही 980 नए डॉक्टर्स की भर्ती भी सरकार करने जा रही है। और इसी के साथ साथ जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारे इंटर्नशिप पे हैं, उनकी मदद भी सरकार लेने के लिए तैयार है। उनको भी तैयार किया जा रहा है कि अगर इस तरीके की सुविधा की जरूरत पड़ेगी तो उनको भी हम यूज कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके की राजनीति खालिद और उनकी पार्टी करती है, जिस तरीके से जब हम इतनी सीरियस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं, इनको बंदर और बिल्लियां याद आ रही हैं। किस तरीके का लॉजिक गुड़गांव के अंदर बंदर और बिल्लियां नाचते हुए मैंने तो कभी नहीं देखी, जो इनको दिखाई दे रही हैं। और मीडिया को भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप इस पर डिबेट कीजिए, इस पर डिबेट ना कीजिए। तो खालिद साहब आप पढ़कर आइए। आंकड़ों की बात मैं तब करती हूँ जो आंकड़े ऑलरेडी एप्लीकेबल है, जो कागजों में नहीं, जो फिजिकल रूप में है। जो मैंने बेड्स गिनाए हैं, जो मैंने वैक्सीनेशन के पॉइंट्स गिनाए हैं, जो मैंने टेस्टिंग के नंबर दिए हैं, वो एक एक ऑथेंटिक है, जिसको WHO क्या, जिसको ऑलरेडी आप RTI के द्वारा अगर कहीं से आंकड़े लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति ना करें, आपका सहयोग हमें चाहिए। जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने रात रात को जागकर हमारे यहाँ पे एक सेंटर को संभाला, ऑलरेडी हमने ऑनलाइन कॉल सेंटर चलाए ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की किल्लत है तो उन नंबर पे सहयोग करके हर जिले के अंदर हमारे हेल्पलाइन सेंटर चल रहे थे। इस तरीके का सहयोग अगर आप और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता कर सकते हैं तो वो सराहनीय है। और उसके अलावा अगर आपने सिर्फ राजनीति करनी है और सिर्फ फोटो खिंचाव वाला काम करना है तो उसके लिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। सिर्फ राजनीति ना करें, इस महामारी के अंदर सरकार का सहयोग करें। और जो ऑलरेडी सराहनीय कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं उसके लिए आपको शाबाशी देते हुए आपके हाथों में मरोड़ नहीं पड़ना चाहिए। आप सरकार अच्छा काम कर रही है। और हरियाणा की जहाँ तक मैं बात करती हूँ, नहीं चलिए, शाबाशी दे या ना दे, सहयोग तो कम से कम करें। सांस ले लीजिए। शाबाशी दे ना दे क्या फर्क पड़ता है रंजिता जी? देखिए, सहयोग तो करें। देखिए बिल्कुल, एक मिनट आप सांस ले लीजिए, आप आराम से। अनामिका जी, बात क्या है, आप भी कह रहे थे और हमारे जेजेपी के साथी भी कह रहे थे और अभी हमारी बीजेपी की प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि राजनीति के लिए राजनीति ना करें। लेकिन आपने एक मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े व्यक्ति को उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि सबको साथ काम करना। अच्छा, ये जो महामारी है, आपको लगता है कि वो महामारी को ये चेहरे पे देख के होगी कि ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, या NLD का है, जेजेपी? महामारी किसी को भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और उसमें राजनीति ये बातें जो विरोध हो रही है राजनीति के लिए नहीं हो रही हैं, आपको आपकी कमियां बताने के लिए हो रही हैं। अब इस झूठ का क्या जवाब है? पूरे 2 साल में अभी भी आप प्रॉपर कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। आज भी आप आप इस स्थिति में खड़े हैं, आप इस स्थिति में खड़े हैं कि आपको कुछ न कुछ तत्काल में करना पड़ेगा। वो कौन से राज्य है जिसको आपने लाके यहाँ पे ठीक कर दिया? हरियाणा के लोगों के लिए नहीं थी सुविधाएं। खालिद जी आप अपनी ही बात को समझाइए थोड़ा कि तत्काल कुछ करना पड़े। आप इस स्थिति में खड़े हैं, आपने प्रॉपर व्यवस्था नहीं की, सुझाव मांग रही है सरकार, वो ये नहीं कह रही हम आपको नहीं सुनेंगे। देखिए अभी भी वो कह रही है कि बताइए कहाँ कमी हम करने को तैयार है, आप बताइए ना। सरकार तत्काल कहाँ पर काम करना पड़ सकता है सरकार को, आप अभी बताइए कि आप अभी कीजिए। बोलिए। अनामिका सुनिए, हाँ, जब दूसरी लहर में अपन थे तो उस समय बहुत सारी घोषणाएं हुई कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे नए हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे बेड्स लगाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें आई। लेकिन क्या हुआ? आप मुझे ये बताइए, उस चीजों में से क्या हुआ? कहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगा? आप बताइए, एक जगह बताइए आप कहाँ पे लगाए। आप ये बताइए कि मेडिकल कॉलेज एक मेडिकल कॉलेज हरियाणा में बनाएंगे कहीं पे? आप टेम्परेरी तौर पे व्यवस्थाएं देना चाहते हैं हरियाणा को, टेम्परेरी तौर पे सरकार चलाना चाहते हैं। सरकार स्थायी है, विरोध के लिए विरोध नहीं है, जिम्मेवारी के लिए विरोध है कि हमारी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है। बोले 2 साल में हमने दूसरे प्रदेश के लोगों को सेवाएं दी हैं, हरियाणा के लोगों को सेवाएं नहीं थी। हरियाणा के लोग धक्के खा रहे थे, हरियाणा के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, हरियाणा के लोगों को इंजेक्शंस नहीं मिल रहे थे, और आपने सेवाएं दे दी दूसरे राज्यों को कि हरियाणा चलते हैं, वहां से सेवाएं लेके आते हैं। ये चीजें है ना, ये अपने आप में ये चीजें झुमला दिया। आप इसको आप ऐसे देख लीजिए कि विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। लेकिन नहीं, आप ऐसे कैसे जोड़ सकते हैं इस बात को कि विरोध के लिए? नहीं, आप अगर ऐसा लगता है हमको ऐसे देख लीजिए। सुझाव अभी भी रंजिता जी कह रही हैं कि आपको कहाँ लग रहा है कि हमें तत्काल ही काम करना पड़ेगा, हम अभी इससे जुट जाते हैं। आप बताइए ना वो, आप वो नहीं बता रहे हैं, आप दूसरी लहर के आंकड़े गिना रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैं आंकड़े नहीं गिना रहा हूं। आपने दूसरी लहर में गुड़गांव में एक हॉस्पिटल, आप बताइए आपने प्रॉपर हॉस्पिटल कौन सा गुड़गांव में तैयार किया जिसकी कनेक्टिविटी दिल्ली से बहुत ज्यादा है?
आपने कोविड के लिए कौन सा नया अस्पताल स्थापित किया? आप बताइए गुड़गांव, उसका नाम बताइए। रंजीता जी ठीक है, बताइए उसका जरा नाम बताइए ताकि पता तो लगे हरियाणा में। रंजीता जी कौन सा हॉस्पिटल आपने गुड़गांव में बनाया? हम गुड़गांव में ही तो बैठे हैं। बोलने दीजिए ना। हाँ बोलिए रंजीता जी। पहले तो मैं खालिद साहब को बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके का झूठ ये परोसते हैं और जिस तरीके से पैनिक ये क्रिएट करते हैं, आम जनता जनार्दन को पता चल चुका है कि सिर्फ पट्टे वो चैलेंज कर रहे हैं कि एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं स्थापित किया आप लोगों ने, नाम बताइए। विवेक जी आ रही, मुझे पता है। मेरे सहयोगी प्रवक्ता भी हाथ खड़ा कर रहे हैं और मैं भी इनको बताना चाहती हूँ। सबसे पहला ऑक्सीजन सेंटर हमने पानीपत के अंदर खोला। सबसे पहला हमने 500 बेड का पानीपत के अंदर, 500 बेड का हिसार के अंदर ऑक्सीजन वाले। हमने सवाल गुड़गांव के ऊपर पूछा है, हमने सवाल अमृतसर के ऊपर नहीं पूछा है, हम सवाल गुड़गांव के ऊपर पूछ रहे हैं। ये आंकड़े लेके आ गए छींटे यहाँ पे। हम बहुत आराम से बात कर रहे हैं। ये कहाँ से लेके आ गए आप? खाली जी गुड़गांव का बताइए। खाली जी, रंजीता जी एक सेकंड, खाली जी एक सेकंड रुकिए। हमारे आपके चिल्लाने से कोरोना या ओमिक्रॉन नहीं भाग जाएगा। हम बहुत हेल्दी डिबेट कर रहे हैं, आराम से बात करिए। सबको मिलकर लड़ना करके झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। सबको कोरोना से मिलकर लड़ना है ना कि आपस में लड़ना है। इनकी पार्टी ऐसी है, लगे रहते हैं। प्लीज पार्टी किसकी कैसी है उसमें डिबेट ही नहीं है। की बातें करने से कोई फायदा है? रुक जाइए ना, आपने कुछ पूछा है, आप तो हेल्प कर रहे हैं उनको जवाब ना देने के लिए। दो प्रवक्ता जवाब देने को तैयार करें, आप एक को सुनना नहीं चाहते। आराम से प्लीज, सभी बहुत विनम्रता के साथ बात करें। हम सबको समझना होगा कि फाइट कोरोना से आपस में नहीं है। रंजीता जी पहले, विवेक चौधरी जी उसके बाद आती हूँ। बीच में कोई नहीं बोले प्लीज। मैं यही तो इनको बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये सुनना नहीं चाहते, जो मैंने आंकड़ों की फहरिस्त पूरी आपको गिनाई है, फिर से गिना देती हूँ। गुड़गांव के अंदर भी वो बेड इंक्लूडेड है। गुड़गांव हरियाणा से बाहर नहीं है। सबसे ज्यादा बोझ जो है वो हरियाणा का गुड़गांव में पड़ता है, क्योंकि एनसीआर का बोझ अकेला गुड़गांव उठाता है। दिल्ली के लोग भी आके गुड़गांव में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में उनको बेड नहीं मिलते। नोएडा के लोग भी आकर दिल्ली में गुड़गांव में एडमिशन करवाते हैं। आप सुन लीजिए ना सर, आप क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? क्योंकि ये सुनना चाहते नहीं। आप सुनने दीजिए। यहाँ कौन सुनना नहीं चाहता और चाहता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी आवाम तक मैसेज पहुंचना चाहिए। प्लीज बीच में कोई नहीं बोलेगा। मुझे फेडर डाउन करना पड़ेगा। अपनी बारी में बोलिए प्लीज। आवाम ने तो अच्छे से देखा सर, खाली जी आप समझ नहीं रहे क्या? मैं समझ रहा हूँ। यहाँ हर एक पैनलिस्ट चुप हो जा रहा है, एक आप नहीं चुप हो रहे हैं। आराम से सुनिए ना। आपने सवाल पूछा, आपको जवाब नहीं चाहिए क्या? नहीं, आपको जवाब चाहिए ना। जवाब नहीं दे रहे ना, दे रहे हैं जवाब, बिल्कुल जवाब नहीं दे रही है। सर ये मंच नहीं, प्लीज जवाब नहीं। सवाल पूछे, मुझे जवाब लेने दीजिए। बीच में नहीं दे रही है। आप बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। नहीं बोल रहा मैं। रंजीता जी अब बीच में जो बोलेगा, जब तक जवाब नहीं मिलता, जो भी बीच में बोलेगा पैनल में से, फेडर गिराइए उसका। बिल्कुल। रंजीता जी बोलिए। झूठ जी, अब ये देखिए फिर से ये बीच में इंटरप्ट कर रहे हो, बोलिए झूठ। चलिए ठीक है मैम, आप गिनवा दीजिए जो गिना रही है, नहीं तो मुझे फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, जो मैंने आइसोलेशन बेड की बात की है, 59,932 जो आइसोलेशन के बेड है, उसमें से केवल 15,000 बेड गुड़गांव के अंदर तैयार किए गए हैं। जो 5974 आईसीयू के बेड है, उसमें से 1000 बेड केवल गुड़गांव के अंदर तैयार किए गए हैं, क्योंकि एनसीआर का सारा बोझ जो है गुड़गांव पे पड़ता है। और जहां तक मैंने पीएसए सेंटर की बात की थी, 75 जो स्थापित हुए हैं, उसमें से 72 जो एक्टिव है और उसमें से ऑलरेडी 16 जो है वो गुड़गांव के अंदर ही एक्टिव है। जिस तरीके से खालिद साहब और इनकी पार्टी का काम सिर्फ विरोध करना है, विरोध के नाम पर आज जनता जनार्दन इनका काला चेहरा और सिर पर पहचान। ठीक है विवेक चौधरी जी, विवेक चौधरी साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे। अनामिका जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पर इनको समझ में नहीं आता, ये मानने को तैयार नहीं है कि इस मुद्दे पे राजनीति ना कीजिए। आज ये कह रहे हैं एक भी प्लांट बताइए। मैं बताना चाहूंगा, खालिद जी आप आइए, आपको अम्बाड़ा में दिखाता हूँ ऑक्सीजन प्लांट कहाँ लगा हुआ और कैसे लगा हुआ है। सबसे पहला प्लांट अम्बाड़ा में लगा, पानीपत में, हिसार में। आप आइए, आपको दिखाने का काम हम करेंगे। आप लोगों को बरगलाने का काम ना कीजिए, पैनिक क्रिएट मत कीजिए। आज कहीं ना कहीं लोगों को समझाने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन नहीं है जितनी आप लोग बताना चाह रहे हैं। आज लोगों को समझाइए कि मास्क लगाइए, उचित दूरी बनाए रखिए, पर आप लोग उस साइड तो आ ही नहीं रहे। आपको विरोध करना है और विरोध के अलावा आपने कुछ नहीं करना। झूठ बोलने का काम करते हैं, पहले कहते हैं एक भी प्लांट बताइए, जब बताने का काम करते हैं तो कहते हैं मैंने गुड़गांव की बात की। क्या ये डिबेट गुड़गांव के ऊपर चल रही है या पूरे हरियाणा प्रदेश के ऊपर चल रही है? आज कहीं ना कहीं आप लोग बहका रहे हैं लोगों को। इस काम को छोड़िए, जनता के साथ आइए। जनता ने आपको जवाब देना है, जनता के लिए ही आप हैं और जनता के बलबूते पे ही आप हैं। जनता के बिना किसी के पास कुछ नहीं है।
इसीलिए ये टाइम राजनीति का नहीं है। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो सलाह दीजिए, लाइए। और एक सलाह आपको मैं देना चाहूंगा खाली जी, मैं पहले भी कई डिबेट पे आपको कह चुका हूँ, डिबेट पे आते हैं तो तैयारी करके आया कीजिए, ऐसे आके कहीं दिल्ली और कहीं बंदर ना सुधाया कीजिए, झूठ का भी कोई हद होती है। और चलिए डॉक्टर अजय गुप्ता, पूर्व सचिवालय में हरियाणा है, आप रुक जाइए, अब आप सब रुक जाइए, डॉक्टरों से जान लेते हैं वास्तविक स्थिति क्या है। डॉक्टर अजय, जो चीजें गिनाई जा रही हैं उस पर खरी नहीं उतर रही है क्या सरकार? विपक्ष के ये तल्ख तेवर कैसे, और आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या आपको? देखिए, ऐसा है, गुड़गांव को क्या कहा जाता है? गुड़गांव को कहा जाता है इट इज अ सिटी ऑफ मॉल्स, होटल्स एंड हॉस्पिटल्स। आवाज बढ़ाइए इनकी। जितने ज्यादा हॉस्पिटल्स गुड़गांव में हैं पूरे हरियाणा में कहीं नहीं है, उतने कहीं भी नहीं है। और ये स्वाभाविक है कि डेल्टा वेव में अगर गुड़गांव ही कैटर नहीं कर पाया तो दिल्ली एनसीआर में ऐसा कोई शहर नहीं है, हरियाणा में ऐसा कोई शहर नहीं है जो कैटर कर पाएगा। दूर दूर से पेशेंट, ना सिर्फ दिल्ली से, दूर दूर से पेशेंट हिसार से, जींद से, कैथल से, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नाम नहीं लेना चाहूंगा, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है गुड़गांव के अंदर आ रहे थे, आते हैं, अपना इलाज करके भी जाते हैं, बड़े बड़े लोग भी आते हैं, मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता। थोड़ा मेरा सरकार को सुझाव जरूर ऐसा रहेगा कि हमारे पास जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स गुड़गांव में है, क्या सरकार की ऐसी मंशा है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ऐसे हॉस्पिटल, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स, इतने अच्छे इक्विप्ड हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोले जाएं ताकि इन प्राइवेट हॉस्पिटल से थोड़ा बोझ हल्का हो? ये जरूरत है। हो सकता है सरकार ने इसकी तैयारी कर रखी हो और तैयारी चल रही हो, तो लेकिन एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स जो हमारे हैं उसको भी आपको देखना पड़ेगा, चाहे वो ईएसआई हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल्स है, जितने भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर जितना बोझ है उतना ही बोझ सरकारी हॉस्पिटल्स पे भी है। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल्स को अपने आप को थोड़ा सुदृढ़ करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, ये डेफिनेट है, ये तय है। तो सरकार से मेरी ये सिर्फ इल्तिजा है कि जो जी बिल्कुल, आपके पास अगर डॉक्टरों की कमी है, हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी है, ब्रदर्स की कमी है, तो आप उनको अर्जेंटली रिक्रूट करें, क्योंकि आपको आने वाले समय में नहीं पता चला कितने ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं। खाली बेड गिनाने से काम नहीं चल सकता, बेड पे जो पेशेंट है उसका इलाज के लिए आपको डॉक्टर्स भी चाहिए, हेल्थ केयर नर्सेज भी चाहिए, ब्रदर्स भी चाहिए, दवाइयां भी चाहिए। तो पूरा एज अ होल हमको सिस्टम को देखना पड़ेगा, एक रीलुक करना पड़ेगा। डॉक्टर नेहा कुछ ऐड करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं एकदम संबंधित, मैं डॉक्टर अजय ने जैसा बोला है उससे बस ये ऐड करना चाहूंगी कि हमें अपनी लैब को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज लैब रिपोर्ट जैसी होती है वैसे ही हमारा डिस्कशन भी और अच्छा हो जाता है, स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी लैब, जिससे कि हम इन्फेक्शियस डिजीजेस को और अच्छी तरीके से डायग्नोज कर सके और ट्रीट कर सके। ये बहुत ही जरूरी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इसको अपग्रेड करने की आवश्यकता है, स्पेशली गवर्नमेंट सेटअप में डेफिनेटली करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, इन दोनों सुझाव और मांग पर विवेक चौधरी प्रतिक्रिया। अनामिका जी, पहले जैसे डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि हॉस्पिटल्स, सरकारी हॉस्पिटल्स को ऐसा बनाइए, मैं डॉक्टर गुप्ता को बताना चाहूंगा कि अम्बाड़ा कैंट के अंदर जो सरकारी हॉस्पिटल है उसको कभी आके देखिए किस तरह से उसको डेवलप किया गया और किस तरह से वो बनाया गया। स्पेशली पिछले 1 साल से ही वो वर्किंग में आया और उसके साथ साथ एक कैंसर हॉस्पिटल भी वहाँ पे बनाने का काम किया गया और आने वाले सभी समय में हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे और उसी के ऊपर सरकार काम कर रही है। जो ऑलरेडी हॉस्पिटल्स है उनको और मॉडिफाई किया जाए और डेवलप किया जाए, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। जो आप कमियां कह रहे हैं हम मानते हैं, कमियां हर जगह होती है, इसके ऊपर काम चल रहा है सर, या आप काम करना चाह रहे हैं, काम पूल में है? नहीं, बिल्कुल काम चल रहा है मैम, आप हर एक जिले में, अम्बाड़ा सिटी, हर एक जिले में काम चल रहा है अपग्रेडेशन को लेकर, तकरीबन काम चल रहा है, हर एक जिले में तकरीबन काम चल रहा है। ठीक है, और मैं उसी बात कह रहा हूँ, जो भी कमियां हैं अगर पता नहीं लगेगी तो कमियां दूर नहीं होंगी।
अगर पता लगती है तो सभी कमियां दूर की जाएंगी। और कहीं न कहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब ने शुरुआत में एक बात कही कि कोरोना ने बहुत कुछ सिखाने का काम किया, और ये असलियत है, कोरोना ने सबको बहुत कुछ सिखाने का काम किया। कहीं न कहीं जो कमियां हमारी पहले थी वो आज नहीं है, जो आज है वो आगे नहीं रहेंगी। ठीक है, चलिए। परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, परफेक्ट कभी रंजिता जी बनाना पड़ता है। रंजिता जी, डॉक्टर नेहा को भी जवाब। देखिए, निश्चित तौर पे जो डॉक्टर नेहा ने टेस्टिंग की बात की है, लैब की अपग्रेडेशन की बात की है, तो डॉक्टर नेहा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब दूसरी लहर आई थी उसी समय हमने इस चीज को 10 गुना कर दिया था, जिसके तहत आज जो राष्ट्रीय औसत है टेस्टिंग की वो 883 प्रतिदिन है, पर हरियाणा की वो 984 है। वो इसी वजह से हो पाई क्योंकि हमने अतिरिक्त लैब उसी समय यहाँ पे स्थापित की ताकि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों का रिजल्ट आ सके, पता चल सके कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। उसके ऊपर सरकार ने युद्ध स्तर पे काम किया। और जहां तक दूसरे डॉक्टर साहब ने हमारे को सजेशन दिया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल की बजाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी अपग्रेड किया जाए, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अलग से बेड की जिम्मेदारी ले रहे हैं और वहाँ पर एक्स्ट्रा बेड प्रोवाइड कराने के लिए उनसे मांग कर रहे हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑलरेडी हमारी तैयारी है। देखिए मेरी और आपकी बात इसको लेकर शुरू हुई थी कि हम दिल्ली के टच में हैं। गुड़गांव तो पूरी दुनिया में जाना जाता है अनामिका, और यहाँ पे वो लोग आए थे जो बोरों में पैसे लेकर आए थे। प्राइवेट हॉस्पिटल को आपने लोगों को दो तरह से बर्बाद करने के लिए छूट दे दी थी। ये विरोध के लिए विरोध नहीं है, लोगों के साथ आपने जो किया वो अपने दम पे इलाज करा रहे थे, सरकारी उसमें मेहरबानी नहीं थी। और ये आपने बेड गिनवाए हैं ना, ये सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के बेड हैं। आप मुझे सरकारी हॉस्पिटल में गुड़गांव, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, रेवाड़ी 5 जिले आपको चैलेंज करता हूं, आप बता दीजिए कि 5 जिलों में आपने सरकारी हॉस्पिटल में क्या इंप्रूव किया है। और विवेक चौधरी, जितना अपना ज्ञान है ना उतना तो आप छोड़ दीजिए, ज्ञान वाले की बात मत करिए, आपको बात नहीं है। अम्बाड़ा इस हरियाणा का अम्बाड़ा एक कोना है, इस गुड़गांव एक जो शहर है ना पूरी दुनिया में जाने वाला शहर है, लोग यहाँ इलाज कराने आए थे, अपने बलबूते आए थे। आप लोग समझ नहीं रहे क्या रंजिता जी? अपने बलबूते वो लोग आए थे इलाज कराने के लिए, उसमें सरकार का क्या सहयोग? तो बेड जो इन्होंने काउंट कराए गुड़गांव के प्राइवेट हॉस्पिटल के बेड कोई सुझाव 10 सेकंड में सरकार के लिए? सरकार को चाहिए कि सरकारी जो हॉस्पिटल हैं उनको इंप्रूव करे। अगर सरकार सही मायने में प्रदेश के लोगों को अगर कुछ सुविधा देना चाहती है। बिल्कुल, चले, बहुत शुक्रिया आप सबों का। वक्त और ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता, नहीं तो और हम ज्यादा देर तक इस डिबेट को आगे बढ़ा सकते थे। कई सारे सवाल कांग्रेस के भी यहाँ पर रह गए जिसका जवाब उनको अभी तक मिला नहीं है, और इसीलिए खालिद जी अभी भी काफी तीखे तेवर में आप दिख रहे हैं मुझे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।